नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय विषय पर पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो जानें कि क्या काम है उपसर्ग और प्रत्यय का, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। आपके पुस्तकों में बहुत ही सहजता से शब्दों के बनने की प्रक्रिया को समझाया गया है। उपसर्ग और प्रत्यय हमारे शब्द साधन हैं। शब्द साधन कहने का मतलब यह है कि ये हमें नए पुराने शब्दों के बारे में बताते हैं, हमें शब्द देते हैं। इनके अध्ययन से शब्दों के जन्म, निर्माण तथा उनके विकास और हमारी भाषा में उनके शामिल होने के मार्ग का पता चलता है। अर्थात ये शब्द रचना के माध्यम है। यानी शब्द रचना यानी शब्दों के बनाने के माध्यम हैं, उनके सहयोगी हैं। इनके अंतर्गत सिर्फ उन्हीं शब्दों का अध्ययन होता है जो किसी न किसी शब्द अथवा शब्दांश से जुड़कर बने होते हैं। कह सकते हैं कि ये यौगिक होते हैं। यौगिक यानी जो आपस में जुड़े होते हैं। आइए जानते हैं किसे कहते हैं उपसर्ग, किसे कहते हैं प्रत्यय। जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ और स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे सौ प्लस हर्ष, सहर्ष। आप सौ का अर्थ नहीं जानते होंगे, लेकिन हर्ष शब्द का अर्थ होता है खुशी। तो यहाँ पर सौ जो है एक शब्दांश है, एक शब्द का टुकड़ा है जो हर्ष में लगकर उसे नया अर्थ देता है। अब यहाँ पर सहर्ष का अर्थ हो जाएगा हर्ष पूर्वक, खुशी खुशी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखें, वी प्लस भाग। अब इसमें ध्यान दें कि वी जो है वह उपसर्ग यानी शब्दांश है, और भाग कहते हैं खंड को, टुकड़े को। और जब दोनों मिल जाते हैं तो नया अर्थ बनता है, यानी कोई विशेष टुकड़ा। अब देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं। जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ध्यान रहे, आप जब यह परिभाषा याद करते हैं तो शब्दांशों को लगाने के लिए आप अपनी परिभाषा में कभी कभी आगे और पीछे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से एक भ्रम पैदा होता है और शब्दों को लिखते समय आप यह बता पाने में सक्षम नहीं होते हैं कि शब्द का आगे का हिस्सा क्या है, पीछे का हिस्सा कौन है।
इसलिए यहाँ पर आपको आरंभ और अंत का उपयोग करना चाहिए। जैसे मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आप देखें, मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप में बदलाव लाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा में आपने देखा कि आरंभ में यानी शुरू में, और यहाँ उपयोग किया गया है अंत में। मैंने पहले और बाद में का प्रयोग या आगे अथवा पीछे का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए शब्दों के प्रयोग के समय सावधानी बरतें कि परिभाषा गलत न लगे। तो प्रत्यय में कहा जा रहा है कि जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप में बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अंत में लगने वाले, जैसे मूल शब्द यहाँ पर है बीमार। बीमार में ई जोड़ दिया गया है, ई यानी दीर्घ ई, तो शब्द बना बीमारी। बीमार कहने का मतलब है जो व्यक्ति बीमार है, यानी मर्ज नहीं बल्कि जो बीमारी से ग्रस्त है। और जब बीमारी कहते हैं तो बीमारी एक व्याधि यानी जो दूसरे को लगी हुई हो। तो इस तरह से बीमार प्लस ई बीमारी, और फिर परिवार प्लस इक। अब परिवार प्लस इक में जो परिवार से इक प्रत्यय लगाकर बनाया गया है तो हो जाता है पारिवारिक, पारिवारिक नहीं। अब आप पूछ सकते हैं कि पारिवारिक क्यों नहीं, तो इसके लिए आपको इसी पाठ के आगे मैं बताऊंगा। तब तक आइए देखें कि हमारी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे उपसर्ग और प्रत्यय दूसरी भाषाओं के हैं, जिसमें सर्वाधिक संस्कृत के हैं। इसके अलावे उर्दू, फारसी और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के भी हैं। मैंने यहाँ पर यह संकलित कर दिया है कि आप अपनी सुविधा अनुसार इन उपसर्गों और प्रत्ययों को याद करें। ये आपके शब्द निर्माण की क्षमता बढ़ाते हैं और लंबे समय तक आपको जब याद हो जाते हैं तो शब्दों की ग्राह्य क्षमता भी बढ़ा देते हैं और आपके पास कोश भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इन्हें ध्यान रखेंगे। मैं इन्हें एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उपसर्ग में देखिए, संस्कृत के जो कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुस्, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अ, अन, अध, उन, औ, दु, नि, बिन, भर, पु, क, सु, स, बहु आदि। ये सभी मूल रूप से संस्कृत से आए हुए हैं। इसके अलावे अरबी, फारसी जो उर्दू भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्ग हैं, उन्हें आप देखें, जैसे अल, कम, खुश, दर, ना, बद, बर, बिल, बे, ला। तो इस तरह के और भी बहुत सारे आपको उपसर्ग मिलते हैं। अब देखिए प्रत्यय। प्रत्यय में है जो प्रमुख हैं, इक, इत, अक्कड़, आस, आर, कार, आई, आऊ, हार, दार, इया, वाला, लू, अक, अन, ना, अनिय, आ, आन, ई, इत्र, इयल, ई, उक, तव्य, ता, ती, ते,
न, ना, त्र, म, य, रु, वाला, अया, वया, हार, ओ, या, आहट आदि। इनमें संस्कृत के प्रत्ययों का कृत और तद्धित प्रत्यय के रूप में अलग अलग अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको सूचनार्थ यह बताया है कि ये जो सारे उपसर्ग और प्रत्यय हैं ये आप आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे और इसका विस्तार करेंगे। प्रत्यय में जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये जो प्रत्यय हैं संस्कृत में कृत और तद्धित प्रत्यय के रूप में प्रमुखता से इनका अध्ययन किया जाता है। अब जो है कुछ ऐसे उपसर्ग प्रत्ययों को देखें, उनसे किस तरह से शब्द बने हैं, ये आपके अभ्यास से संबंधित हैं। जैसे उपसर्ग वाले प्र प्लस सन्न, प्रसन्न, दुर प्लस गुण। आप ध्यान देंगे दुर लिखते समय र में हल चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए जब नया शब्द बनेगा दुर्गुण तो दु ग ह्रस्व उकार ऊपर र की मात्रा लग जाएगी और अण हो जाएगा, तो शब्द बनेगा दुर्गुण यानी बुरा गुण। परा प्लस क्रम, पराक्रम। अन्न प्लस देखा, अन्न देखा। निर प्लस धन, निर्धन। यहाँ भी र में हल चिन्ह का प्रयोग है, तो नया शब्द बना है तो न ह्रस्व इकार ध के ऊपर र की मात्रा यानी रेफ और न, निर्धन जिसका अर्थ होता है गरीब। तो इस तरह से ये उपसर्ग वाले जो हैं शब्द बनाए जाते हैं। अब आप देखें प्रत्यय वाले शब्द। प्रत्यय वाले कुछ शब्द जो हैं, जैसे सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। मैंने आपसे पिछले अभ्यास में कहा कि कैसे ये सप्ताह क्यों, सप्ताह क्यों नहीं, आपका प्रश्न हो सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ इसे रखा है। आप नीचे उदाहरण देखेंगे, संसार प्लस इक, संसारिक नहीं बल्कि सांसारिक। उसी तरह से सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक। धर्म प्लस इक, धार्मिक नहीं धार्मिक। मास प्लस इक, मासिक। क्यों? इसलिए कि हमारे कुछ जो संधि के नियम हैं उसमें अ या आ प्लस इक जोड़ने के बाद आ बनता है, और इसलिए जब हम जोड़ते हैं सप्ताह, सप्ताह में अंत में आपका अ उच्चरित होता है, और फिर उसमें अ में जुड़ रहा है इक, तो अ प्लस इक बराबर आ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स न होकर के सा हो गया। इसी तरह से आप संसार में भी देखें, संसार कहते समय र में अंत में अ उच्चरित होता है और प्लस इक किया गया है, तो अ प्लस इक बराबर आ, यानी सांसारिक, संसारिक नहीं सांसारिक। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से संधि के इन नियमों को भी आप ध्यान में रखेंगे और अपने प्रश्नों का हल पाएंगे कि क्यों होता है ऐसा। फिर आगे देखें, जीव प्लस इक, जैविक। शिक्षा प्लस इक, शैक्षिक। विचार प्लस इक, वैचारिक। विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक। अब इन शब्दों में भी वही प्रश्न कि जीव प्लस इक जीविक क्यों नहीं जैविक क्यों? शिक्षा प्लस इक शिक्षिक क्यों नहीं शैक्षिक क्यों? तो इसका कारण है कि ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई,
इनमें अगर इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है वर्ण ऐ। तो इसलिए यहाँ पर जीव में आप देखें, जीव के अंतिम वर्ण में अ छुपा हुआ है, अध्वनित होता है और उस अ में जुड़ रहा है इक, तो अ प्लस इक बराबर हो गया ऐ, यानी यहाँ पर हो गया जैविक। उसी तरह से शिक्षा में भी अ प्लस इक शैक्षिक। तो यहाँ पर देखें कि ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई, दोनों में अगर इक जोड़ता है तो अय होता है। ऊपर वाले नियम में आप देखें कि अ हो या आ, दोनों में अगर इक जोड़ता है तो आ होता है। तो अ आ में इक जुड़ा तो आ हुआ और ई और दीर्घ ई में इक जुड़ा तो ऐ हुआ। तो इसी के कारण इनके उच्चारण में और लिखने में मात्राओं में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी एक तरफ अर्थ भी बदलता है और इनका स्वरूप भी बदल जाता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय इसी तरह से हमारी भाषा में शब्दों के निर्माण को पूरा करते हैं। बच्चों, ये उपसर्ग प्रत्यय जो हैं हमारी मूल रूप से हमारी भाषा को मजबूत करने वाले होते हैं। इनके सहारे हम अपने शब्दों के जन्म के बारे में, उनके बनने की प्रक्रिया के बारे में और उनके सही अर्थ, नए अर्थ और उन अर्थों के प्रयोग के बारे में जान पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उपसर्ग और प्रत्यय आप सबके लिए, आपकी भाषा के समृद्धि के लिए बहुत ही कारगर हैं। इसे आप सावधानीपूर्वक बार बार पढ़ें, इनका अभ्यास करें तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। और अंत में आपसे यह आग्रह भी कि इस तरह के पाठों पर जब भी मैं कोई नया काम करूं, आपके पास सुविधापूर्वक पहुंच जाए, इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं।